दिसंबर 2021 से और 31 मार्च 2024 और क्यों गए 30 अप्रैल 2025 तक, इसकी सारी जांच करा ली जानी चाहिए कि नगर निगम के अंदर क्या क्या हुआ था। अगर अधिकारी ने कोई करप्शन किया था तो फिर उस पर ये वाली पेनल्टी तो कोई पेनल्टी नहीं हुई, ये दंड तो कोई दंड नहीं है। तो फिर करप्शन ठेकेदार की तरफ से था, पहले की भी उसकी जांच होनी चाहिए। अगर करप्शन के अंदर कहीं रेणु सोगन थी, वो पैसा अगर मांग रही थी और कहीं सरकार को ये पता चला, तो क्या जो ट्रांसफ़र था वो दंड स्वरूप दिया गया? अगर ट्रांसफ़र को दंड मान लिया जाए तो ट्रांसफ़र को मैं दंड नहीं मानता हूँ। दोस्तों, नगर निगम मानेसर की जो मैंने आपसे बताया कि जांच बहुत ज़रूरी है। अब देखना होगा कि सरकार के पास तक हमारी ये आवाज़ पहुँचती है या नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार आज फिर मौजूद हूँ। कितनी गहरी है मानेसर नगर निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें। इस सीरीज़ में मैं आपको 3 एपिसोड दिखा चुका हूँ। मैंने आपसे बात शुरू की थी नगर निगम की कमिश्नर जिनका 30 अप्रैल को ट्रांसफ़र हुआ रेणु सोगन से लेकर के। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से नगर निगम के पिछले 2 एपिसोड मैंने आपको बताया किस प्रकार से नगर निगम के अंदर वर्ष 2022 में जनवरी और फरवरी के महीने के अंदर लगभग 1 पखवाड़ा उसके अंदर लगा था, किस प्रकार से एस्टीमेट अपलोड किए गए। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 2 एजेंसीज जिनके डायरेक्टर लगभग सेम बताए जाते हैं, किस प्रकार से उनको काम दिया गया, कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में उनको एम्पैनल किया गया। उसके अंदर मैंने आपके साथ तमाम साक्ष्यों को लेकर के बात की और मैंने आपको बताया कि लगता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का खुर्द-बुर्द किया गया, जो नगर निगम का खजाना था और जो जनता के विकास पर लगना चाहिए था, क्षेत्र के विकास पर लगना चाहिए था, जो जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से टैक्स के रूप सरकार के खजाने में जमा हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय की ये बात की गई थी, मेरी जानकारी और मेरे बिल्कुल पुख्ता सूत्र मुझे बता रहे थे कि इस मामले की कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुई, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन पर आगे की जांच नहीं हुई। उसके ऊपर कोई विजिलेंस की या किसी और प्रकार की जांच नहीं, यानी कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्यों डाला गया, इसका जवाब तो जिम्मेदार अधिकारी दे सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर 50 साल पुराने मामलों की तफ्तीश और जांच हो सकती है तो कम से कम हमारी आवाज़ ज़रूर सरकार तक पहुंची होगी। और क्योंकि हरियाणा सरकार से जो आजकल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे जनता को उम्मीदें बहुत हैं। जनता को लगता है कि पारदर्शी शासन, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और जिस प्रकार से सरकार का नज़रिया है, कुछ होना तो ज़रूर चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस दौर में जो बात चली थी सारी, कुछ प्रमुख लोग थे, कुछ प्रमुख नाम थे। मैंने आपको कहा था कि उस समय के कमिश्नर साहब इससे बच नहीं सकते, क्योंकि वो उस समय कमिश्नर थे। उस समय जो नगर निगम के अंदर अभियंता थे, कार्यकारी अभियंता, जो इंजीनियर्स थे सभी, चाहे वो जूनियर इंजीनियर थे, चाहे वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे और चाहे वो एक्सीएन थे, जवाबदेही उनकी भी होगी, जवाबदेही बिलिंग डिपार्टमेंट की भी होगी, जवाबदेही तो सभी की है। और उसके अंदर कई नाम चर्चाओं में थे। मैंने कमिश्नर साहब का तो आपको बताया ही, और कई नाम उसके अंदर चर्चाओं में थे। अगर सरकार इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगी तो वो नाम एकदम से आईने की तरह सामने आ जाएंगे। अब मैं आपको बताने चला हूं नगर निगम का, जहां से मैंने शुरू की थी रेणु सोगन के ट्रांसफर से। मानेसर नगर निगम के अंदर पिछले लगभग 1 पखवाड़ा, यानी कि जब से रेणु सोगन का ट्रांसफर हुआ उससे 2-3 दिन पहले से लेकर के और अब तक, मैं आपको बता दूं कि मुझे मानेसर से के क्षेत्र से, जो मानेसर नगर निगम का एरिया है खासकर, वैसे तो गुरुग्राम से भी मेरे कई व्यूवर्स के मुझे कॉल भी आए, टेलीफोनिक बात भी हुई। उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग भी हैं, विपक्षी दलों के लोग भी हैं। उसके अंदर आम जो एक्टिविटिस्ट हुआ करते हैं, जो नज़र रखते हैं घटनाओं पर, वो लोग भी हैं। कई लोगों ने टेलीफोनिक हमसे बातचीत की, कुछ लोगों ने भी हमें बताया, कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मामले की जो पिछला वाला मैंने आपको बताया, खासकर कंसल्टेंसी को लेकर के, क्योंकि कंसल्टेंसी जो एजेंसी एम्पैनल किया गया, अगर उनकी जांच होगी तो फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। ठेकेदार फर्म कौन कौन थी, क्या किसी अभियंता के रिश्तेदार भी उसके अंदर फर्म में थे, कोई जीजा साले या मामा भांजे, कुछ ऐसा भी कुछ था,
ये भी सामने आ जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि काम हुए थे या नहीं हुए थे धरातल पर, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। और अगर सरकार जांच कराना चाहेगी तो फिर सब कुछ निकल करके आगे आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था जो रेणु सौगन वाला ट्रांसफ़र, आकांक्षा एंटरप्राइजेज, जो उनके पास सफाई का ठेका था, आकांक्षा एंटरप्राइजेज, इसके साथ साथ ही मैं कुछ आपको इसमें कुछ विद प्रूफ बताऊंगा उसके अंदर कि कितने मैन पावर लगी हुई थी, कितनी लगनी चाहिए थी। अगर आज मैन पावर का जो डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 अगर जितने लोग कहे गए थे उतने नहीं लगे थे, अगर पोर्टल के हिसाब से पेमेंट नहीं हो रही थी तो कौन जिम्मेदार था? अगर ठेके की बात ही कर लें, आपको मैं बता दूं कि 105 करोड़ रुपए के अंदर सफाई का ठेका दिया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो अब नया जो टेंडर हो रहा है वो 21-22 करोड़ रुपए में हो रहा है, यानी कि 500% ज़्यादा, 5 गुना, 5 टाइम्स। किसके इशारे पर हो रहा था? किसकी शह थी? बताया जाता है कि इसके अंदर सो कॉल्ड कोई पत्रकार भी थे। उनकी क्या भूमिका उस आकांक्षा एंटरप्राइजेज के अंदर? आपको मैं एक बात और बताऊंगा आगे, तो उसकी काम वर्क प्रोफाइल क्या था, वर्क स्कोप क्या था, किस किस प्रकार से काम हो रहा था। लेकिन आपको ये बता दूं, एक पत्र दिखा रहा हूं, ये झारखंड की एक नगर निगम का है। आकांक्षा एंटरप्राइजेज वहां से ब्लैक लिस्टेड थी। बताया जा रहा है कि आकांक्षा एंटरप्राइजेज, मेरे सोर्स बता रहे थे, पुख्ता जानकारी तो नहीं है, कि गुरुग्राम से भी इनको ब्लैक लिस्ट किया गया था। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आखिर किस अनुशंसा पर टेंडर दिए जा रहे थे, और वो भी इतने भारी भरकम रेट पर, जितना रेट तो गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम, जो बड़ी नगर निगम है, वहाँ पर नहीं था, लेकिन मानेसर की नई नवेली नगर निगम का इतना भारी रेट का। मैं आपको बता दूं कि एनजीटी की जो हिदायतें होती हैं उसके हिसाब से काम करना होता है, और उसकी आड़ में न केवल हरियाणा बल्कि देश भर के अंदर, चाहे वो डोर टू डोर सफाई का ठेका हो, चाहे वो सड़क क्लीनिंग का हो, चाहे वो झाड़ियाँ काटने का हो, सफाई करने का हो, नाली नाले साफ़ करने का हो, चाहे उसको मैनेज करना हो, वेस्ट मैनेज करना हो, इस सब को लेकर के एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि रैकेट्स चल रहे हैं, जिसके अंदर भारी गबन की बातें आती हैं। चाहे वो नगर परिषद रही हो, चाहे वो नगर निगम रही हो। मेरी एक वीडियो पर कोई पोस्ट कर रहे थे सज्जन की नारनौल नगर परिषद का देख लीजिए, कोई कह रहे थे पलवल नगर परिषद का देख लीजिए, पिछले 5 साल का, जो पिछले 5 साल का टर्म था। कोई उस पर बता रहे थे मुझे टेलीफोनिक कि आप फरीदाबाद का दिखवा लीजिए। कोई बता रहे थे यमुना नगर का देख लीजिए, जो टेलीफोनिक बातचीत आई। अब मैं आपको बताता हूं कि आकांक्षा एंटरप्राइजेज का जो स्कोप ऑफ वर्क था वो क्या था, जो उनको टेंडर दिया गया आज से 2 साल पहले, यानी कि फरवरी 23 से लेकर के फरवरी 25 तक का उनका जो टेंडर था, उसमें क्या क्या काम होने चाहिए थे। मैं आपको बताऊं कि आकांक्षा एंटरप्राइजेज का जो स्कोप ऑफ वर्क था, यानी कि कार्य क्षेत्र था, उनको सड़कों की सफाई करनी थी, झाड़ियों को उखाड़ना था, नालियों की सफाई होनी थी, और इसके अलावा MCM यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर के अंदर जो मृत पशु होते हैं, मवेशी, उनको दफनाना था। अब सवाल आ जाता है कि क्या नगर निगम के अधिकारियों ने, मिसेस रेणु सौगन ही क्यों ना हो, नवंबर 2024 में आई थी वो, क्या उन्होंने चेक किया कि एजेंसी ने कितनी पशु भस्मक, यानी कि जो मवेशियों को दफनाने के लिए जो ये संयंत्र होते हैं, मशीन होती हैं, कितनी लगाई थी? क्या कोई रिकॉर्ड है कि 2 वर्ष के अंदर कितने मवेशियों का, मृत पशुओं का निपटान किया गया? अगर किया गया तो उसकी, आजकल तो हमेशा सोशल मीडिया पर डालने के लिए, अपलोड करने के लिए फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, कोई उनके फ़ोटो वीडियो कुछ बनाए गए हों, क्या कोई सबूत हैं उसके? कितने टन झाड़ियाँ उखाड़ी गई नगर निगम क्षेत्र के अंदर, नगर निगम मानेसर क्षेत्र के अंदर, और अगर उखाड़ी गई तो उसकी बागवानी से जो कचरा था उसकी कितनी खाद बनी, और बनी तो वो कहाँ इस्तेमाल हुई? एजेंसी ने कितनी मैन पावर लगाई? अनुमान के अनुसार 1997 लोग होने चाहिए थे, जो रिकॉर्ड में है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एजेंसी ने लगभग 500 लोग रखे हुए थे। भुगतान 1997 का हो रहा था। अब या तो ये एजेंसी के पक्ष में बनाया गया अनुमान ज़्यादा था, और या फिर एजेंसी की गलती थी। किसी गलती तो थी, या तो नगर निगम के अधिकारियों की गलती थी, और या फिर एजेंसी गलत कर रही थी। अब बात आ जाती है कि अगर मैन पावर पूरी नहीं थी तो फिर भुगतान क्यों लिया जा रहा था पूरा?
अगर बात आ जाती है नाले नालियों की सफाई की, आज ज़रूरी कर दिया गया है कि कहीं सफाई हो रही है तो उसके आप सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है वहाँ की वीडियोग्राफी। अगर वहाँ पर कहीं लोकल सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो वहाँ से रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, क्योंकि सफाई का मैंने आपको बताया एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर तमाम संभावनाएं हैं और तमाम रैकेट्स काम कर रहे हैं इसके अंदर। आजकल तमाम रैकेट्स काम करते हैं इसके अंदर कि किसी भी प्रकार से कितने बड़े गबन की इसके अंदर गुंजाइश बन जाती है। अगर नालों की सफाई हुई तो उनसे निकाला गया गाद, उसका निपटान कहाँ हुआ? एजेंसी द्वारा जो डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए जो व्हीकल्स थे, क्या उनमें जीपीएस लगा हुआ था? अगर लगा हुआ था तो क्या वो काम कर रहे थे, या सब कुछ काम जो चल रहा था वो डग्गेमारी में था? एजेंसी ने कितने टन कचरे का निष्पादन किया? कचरे से जो निष्पादन कचरे का किया गया, उससे जो आरडीएफ निकला, उसका निपटान कहाँ किया गया? अगर आरडीएफ निपटान का प्रमाण पत्र मिला तो उसकी औचित्य कितना है, उसकी कितनी हद तक ठीक माना जा सकता है उसको? मैंने आपको बताया कि इस एजेंसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड, झारखंड से इनको ब्लैकलिस्ट किया गया था। झारखंड में ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी और गुरुग्राम का भी बता रहे थे। और अगर ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी तो फिर किस आधार पर काम दिया गया? मैं आपको एक बात दोस्तों और बता दूं कि पिछला विधानसभा जो थी वहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 विधायक लगते हैं मानेसर नगर निगम के अंदर। एक पटौदी विधानसभा जहाँ के विधायक सत्यप्रकाश जरावता और दूसरी बादशाहपुर विधानसभा जहाँ के विधायक राकेश दौलताबाद थे। पिछली बार राकेश दौलताबाद ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को और कहा गया था कि 4-5 गुना रेट दिया गया है मानेसर नगर निगम के अंदर सफाई का, क्योंकि राकेश दौलताबाद खुद भी इसी प्रकार की एजेंसी चलाया करते थे, मैन पावर का काम करते थे। उनको पता था कि कहाँ क्या होता है, किस प्रकार से कितने लीकेज हो सकती है, करप्शन के कहाँ का सोर्स बन सकते हैं। तो राकेश दौलताबाद ने इस बात को विधानसभा में भी कहा था और चिट्ठी भी लिखी थी। विधायक थे, वो विधायक थे बादशाहपुर के, दूसरे विधायक सत्यप्रकाश जरावता थे। अब अगली जो विधानसभा के लिए चुनाव आया तो दुर्भाग्यवश राकेश दौलताबाद साहब का तो निधन हो गया लोकसभा चुनाव के दौरान ही, और सत्यप्रकाश जरावता का टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी जगह टिकट मिला विमला चौधरी को। जो सत्यप्रकाश जरावता का टिकट कटा उसके पीछे भी मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी कहा था कि लोग उनकी टिकट कटने के पीछे भी कहीं मानेसर नगर निगम को भी जोड़ते हैं। अब आजकल विधायक हैं राव नरवीर सिंह, बादशाहपुर से, सरकार के अंदर वजीर हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री। नगर निगम के अंदर मेयर का जो टिकट मिला था सुंदरलाल सरपंच साहब को, वो राव नरवीर सिंह की अनुशंसा पर मिला था। हालांकि वो चुनाव तो हार गए और यहाँ पर डॉक्टर इंद्रजीत चुनाव जीत गई। और दूसरे विधायक यहाँ पर अब की बार जो है वो विमला चौधरी हैं। आप ये देखिए, विमला चौधरी का लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। विमला चौधरी ने लेटर लिखा था नगर निगम कमिश्नर को अप्रैल 2025 में, और उन्होंने कहा था कि आकांक्षा एंटरप्राइजेज है जो सफाई की एजेंसी है, इसका काम ठीक नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन कराई जाए, पता लगाया जाए कहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है जो मैं आपको बता रहा था कि मैन पावर कितनी लगाई गई थी। अगर मैन पावर कम लगाई गई थी, मेरे जो सोर्स बता रहे हैं, और जो अधिकृत बात तो नहीं हुई मेरी उनसे, ऑफिशियल बात तो नहीं है रेणु सोगन से, लेकिन मुझे बताया गया, उनकी तरफ से एक जानकारी दी गई जिसमें बताया गया कि रेणु सोगन ने जो कमिश्नर थी उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी और ये बताया कि पोर्टल के हिसाब से जो काम किया जा रहा है, मैन पावर जो कागज़ में दिखाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जो पोर्टल पर शो हो रहा है वो कम है। बताया जाता है, उनसे कहा गया कि आप पोर्टल के हिसाब से पेमेंट कीजिए। अगर बात ये थी कि रेणु सोगन कहीं कर रही थी नगर निगम के हित में काम, जो वो कहते हैं कि उन्होंने पेनल्टी लगाई, मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, हमने आपको बताया था कि अगर कहीं ठेकेदार गलत कर रहा था उस पर पेनल्टी लगी तो फिर करप्शन ठेकेदार की तरफ से था, पहले की भी उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर कहीं किसी प्रेशर बनाने के लिए, कोई दबाव बनाने के लिए रेणु सोगन ने लगाई थी पेनल्टी, क्योंकि ठेकेदार ने तो कमिश्नर मैडम पर आरोप लगाया था, कमिश्नर पर कहा था कि उन्होंने पैसा मांगा, मोटा पैसा, मोटी रिश्वत मांगी, 25 लाख से लेकर के और 3 करोड़ तक की बात चली। अगर करप्शन के अंदर कहीं रेणु सोगन थी, वो पैसा अगर मांग रही थी
और कहीं सरकार को ये पता चला तो क्या जो ट्रांसफ़र था वो दंड स्वरूप दिया गया? अगर ट्रांसफ़र को दंड मान लिया जाए तो ट्रांसफ़र को मैं दंड नहीं मानता हूँ। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ये एक नौकरी का एक पार्ट है। प्रशासनिक कार्य के अंदर देखा जाता है कि किस अधिकारी को कहाँ लगाया जाए। सरकार देखती है, सरकार तय करती है कि कौन से अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को कहाँ लगाया जाए, किनको डीसी बनाया जाए, किनको कमिश्नर बनाया जाए। हालांकि मुझे कुछ लोग बता रहे थे, खासकर प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर, कि जो रेणु सोगन को और उनके पति दोनों को कहा जा रहा है दंडात्मक कार्रवाई है ये। अगर दंडात्मक कार्रवाई है तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको दोनों को जो लगाया गया वो ऐसी पोस्ट है जहाँ पहली बार आईएएस लगे, इससे पहले नॉन आईएएस थे। खैर, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है देखना। सरकार ने देखना होता है कि किस अधिकारी से कहाँ काम लेना है। लेकिन ये बात जरूर आएगी दोस्तों कि अगर ये कोई दंडात्मक कार्रवाई है, अगर किसी प्रकार का उन पर सरकार को लगा कि गलत था, तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं कराई जानी चाहिए? अगर अधिकारी ने कोई करप्शन किया था तो फिर उस पर ये वाली पेनल्टी तो कोई पेनल्टी नहीं हुई, ये दंड तो कोई दंड नहीं है। दंड तो सीधा होना चाहिए। फिर अगर उन्होंने करप्शन किया, अगर वो करप्शन करने की उनकी योजना थी, कहीं प्लानिंग थी, इसीलिए पैसा अगर मांगा गया था, या पेनल्टी इसलिए लगाई गई थी कि रिश्वत के नाम पर पैसा दिया जाए, रिश्वत के तौर पर, तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को सब कुछ देखना चाहिए, आकांक्षा एजेंसी की पूरी जांच होनी चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं कि इस नगर निगम की, मानेसर नगर निगम की 4 साल की, यानी कि जब से जन्म हुआ दिसंबर 2021 से और 31 मार्च 2024 और क्यों कहें 30 अप्रैल 2025 तक, इसकी सारी जांच करा ली जानी चाहिए कि नगर निगम के अंदर क्या क्या हुआ था। 4-5 साल का समय कोई बड़ा समय नहीं हुआ करता है। सरकारें तो 100 साल पुरानी जांच कर लेती हैं, सरकारें तो 50 साल पुराने मामलों के अंदर जांच निकाल दी जाती है। आप देखें तो आज तक बोफोर्स की जांच चल रही है कि बोफोर्स घोटाले में क्या था, आज तक उसकी बात सामने आ जाती है। गाए बगाए कहीं ना कहीं से बात शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये समय तो ताज़ा है, खासकर आकांक्षा इंटरप्राइजेज का और रेणु सोगन का, इनका ट्रांसफ़र, पेनल्टी, रिश्वत मांगना, इसके अंदर क्या क्या कनेक्शन है सबके। सरकार अपनी विजिलेंस से भी जांच करा सकती है। सरकार के पास अपनी विजिलेंस डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री जी की अपनी विजिलेंस अलग से है, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता अलग से भी है, रिकॉर्ड भी सारा इकट्ठा किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है दोस्तों, अगर करप्शन पर इस प्रकार से कहीं आंख मूंदी जाएंगी तो फिर जनता के अंदर जो सरकार की इमेज है, सरकार की एक जो छवि बनी हुई है, खासकर हरियाणा के अंदर जो छवि शुरू हुई बिना पर्ची बिना खर्ची, जो छवि शुरू हुई कि नौकरियों के अंदर पारदर्शिता, जो छवि शुरू हुई कि हर काम के अंदर जो भी सरकार से जुड़े उनको पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, तो फिर मानेसर नगर निगम क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ के लगभग जो 10 लाख से ज़्यादा वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो मानेसर नगर निगम के मतदाता हैं, वो भी सोचते होंगे ज़रूर कि उनके क्षेत्र के अंदर भी अगर कहीं किसी प्रकार की कोई बू आई है तो फिर सरकार को उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों जो है मानेसर नगर निगम की, हमने आपको जो अपनी सीरीज़ में बताई, सबसे मेन है सफाई के नाम पर कितना बड़ा घालमेल हुआ, सफाई के नाम पर कितना बड़ा घोटाला अगर हुआ तो कितना हुआ। दूसरी बात आ जाती है, अगर एजेंसियों के अंदर जिनको एम्पैनल किया गया, मैं आपको बता रहा था कि आकांक्षा इंटरप्राइजेज जिसके पास ये स्वीपिंग का, सफाई का ठेका था, टेंडर था, मेरे सोर्स बता रहे थे कि उसके अंदर L1, L2, L3 जो डाली गई वो सेम नेचर की और कंपनियां हैं, उसके अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी बताया गया सेम है। सरकार जांच करेगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अगर कुछ ऐसा है आकांक्षा वाले मामले में, तो फिर आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से टोपो वर्ड सिस्टम को और साक्ष डिजिटेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जिस प्रकार से कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंट किया गया, कंसल्टेंसी के लिए एम्पैनल किया गया, कुछ ऐसा ही खेल आकांक्षा के साथ भी था। दोस्तों, नगर निगम मानेसर की जो मैंने आपसे बताया कि जांच बहुत ज़रूरी है। अब देखना होगा कि सरकार के पास तक हमारी ये आवाज़ पहुंचती है या नहीं। प्रयास रहेगा, और अगर आने वाले अगले 1 सप्ताह के बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा कि आखिर इस पर सरकार की नज़र गई या नहीं गई। आप क्या समझते हैं, क्या सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।